क्लास करते हैं लेक्चर नंबर 13 और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर 3 ऑडिट एविडेंस। आई कैप की बुक अभी आई नहीं, लेकिन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए और मैंने शायद किसी क्लास में बता दिया ये प्रोविजनल नोट्स हैं, यानी उम्मीद है कि कोई चेंज आएगी नहीं, लेकिन अगर कोई चेंज आई कमी बेशी हुई तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो ये तो नहीं कहेंगे सर ने पहले गलत पढ़ाया आप सही पढ़ा रहे हैं। हाँ ठीक है, उम्मीद है कि ऐसे कहेंगे। अच्छा, उम्मीद है कि ज्यादा चेंजेस आएंगे नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी अगर इक्का दुक्का कोई चेंजेस है तो मेरी जिम्मेदारी होगी, वो आपने नहीं ढूंढना। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं ढूंढ के आपको। हाँ जी बिल्कुल भाई हाजिर है उसके लिए। ये एक्सपोजर ड्राफ्ट नहीं है मेरे भाई, ये इसे फाइनल ड्राफ्ट समझे, ये फाइनल ही है, लेकिन अगर कोई रिवीजन आती है ठीक है तो वो रिवीजन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ठीक है हाँ जी, और जितनी को मेरी जजमेंट है स्टार्ट के चैप्टर्स में कोई रिवीजन नहीं आएगी, आगे चल के शायद आ जाए, स्टार्ट के चैप्टर में मेरा नहीं ख्याल कोई रिवीजन आएगी। बार अच्छा, कल के लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ना आईफैक और आईएएसबी, ये मैंने आपको बताया था कि ये रटे वाले कंसेप्ट है, पहले स्टार्ट में बता दिया था। तो इसमें अगर फर्ज कीजिए कोई लफ्ज सेंटेंस आपको समझ नहीं भी आ रहा ना, बजाय उसके ऊपर सर खपाएं रटा लगाएं आगे निकले, उसमें कोई केस स्टडी नहीं आएगी, कोई केस स्टडी आईफैक और आईएएसबी वाले सेक्शन में से। हाँ तो वो बार बार पूछे सर वो स्पीक आउट इन पब्लिक इंटरेस्ट या इस तरह का कोई और सेंटेंस अगर नहीं समझ आ रहा, कोई इशू, रटा लगाए आगे निकले, इसमें कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ उसने उसकी पावर्स और ड्यूटीज बताई। अच्छा, एंड पे इसके क्वेश्चंस थे पास्ट पेपर्स के, वो आपने रीड कर लिए, कल हम शायद डिस्कस नहीं कर सके थे एंड पे। हाँ वो कल एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस सर्विस की डिस्कशन थोड़ा चली गई थी आगे डिटेल में। 15 और 16 इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 15, 16, 17 में IFAC provide leadership to the worldwide accountancy profession serving the public interest. What activities are undertaken by IFAC to achieve this? Activities of IFAC किधर लिखी हुई है? तो लिखी नहीं हुई, लास्ट में नहीं है, स्टार्ट में है भाई, स्टार्ट में है। फंक्शन रोल्स एक्टिविटीज ऑफ IFAC, रोल ऑफ IAS भी पूछा है, वो भी लिखा हुआ है नीचे, परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटीज। और नेक्स्ट IAS के बारे में उसने बताया होगा। इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर और उसके पहले कंसेप्ट की तरफ। पहले इसका थीम आपको बता दूं, ये चैप्टर है क्या। ये चैप्टर आपके सिलेबस के सबसे अहम चैप्टर की बेस है, अहम चैप्टर नहीं, उसकी बेस है, जिसकी वजह से स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेल होते हैं। वो चैप्टर कौन, वो टॉपिक कौन, गैस कीजिए कौन सा टॉपिक होगा भला? एविडेंस। प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, एविडेंस में भी प्रोसीजर। स्टूडेंट को अगर एग्जाम में वो सिचुएशन मिल जाए ना जो उन्होंने पढ़ी हुई है, उसका छाप देंगे प्रोसीजर। कई कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट टेस्ट करना चाहता है। तो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन केस स्टडी ऐसी देता है जिसमें ऐसी सिचुएशन होगी जो आपने एग्जैक्टली उस जैसी सिचुएशन क्लास में कवर नहीं की होगी या पास पेपर में उसने नहीं दी होगी। वहां पे वो क्या, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर होगी। तो वहां पे क्या टेस्ट कर रहा है? आपकी प्रोफेशनल जजमेंट, कि क्या आप बता सकते हैं इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, कौन से प्रोसीजर रेलिवेंट है। तो वो हमारा टॉपिक है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसे हम कहते हैं। उस चैप्टर का कंसेप्ट इस चैप्टर में बनता है। ठीक है, उस चैप्टर को डील कैसे करना है वो यहाँ पे कंसेप्ट बनेगा। इसीलिए ये चैप्टर हमारा, वैसे तो हर चैप्टर ऑडिट का अहम है, तो इस चैप्टर को आपने प्रोसीजर वाली साइड पे जब हम पहुंचेंगे आपने इसको ध्यान से समझना है, और खास तौर पे प्रोसीजर्स की नेचर को समझ। इवन आज का लेक्चर भी अहम है। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट ऐसा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा अहम वही आज के लेक्चर में। उसके ऊपर मैं टाइम भी ज्यादा लगाऊंगा, आपको बता दूंगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये नहीं है। ठीक है लेकिन उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना होगा। स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू हुई चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में हमने स्टडी किया था एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स है। दुनिया की कोई भी एश्योरेंस एंगेजमेंट हो कितने एलिमेंट्स है? चाहे ऑडिट एंगेजमेंट हो कितने एलिमेंट होंगे उसके? चाहे रिव्यू एंगेजमेंट हो कितने एलिमेंट होंगे? चाहे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हो, गलत, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर तो एश्योरेंस एंगेजमेंट है ही नहीं, कल कलब के गया हूं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ऑडिट है, रिव्यू है। दुनिया की हर एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स है। 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया, सफिशिएंट एविडेंस और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। और मैंने आपको बताया था कि अगले चैप्टर्स में हम इन्हीं एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। हमने चैप्टर 2 में स्टडी किया डिटेल में, डिस्कस किस को हमने डिस्कस किया? 3 पार्टी रिलेशनशिप को, सब्जेक्ट मैटर को, सूटेबल क्राइटेरिया को। ठीक है, अब इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में हम एविडेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे चैप्टर 3 में एक ही एलिमेंट डिस्कस होगा, वो एलिमेंट कौन सा है? एविडेंस। सारी की सारी डिस्कशन एविडेंस के गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो एक तो मैंने इसको चैप्टर 1 से लिंक कर दिया, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
हमने पढ़ा था एविडेंस ऑब्टेन करना ऑडिटर ने, क्यों? लिंक बना रहा हूं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन होगी? एविडेंस के जरिए से। एविडेंस कैसे मिलेगा? शाबाश, प्रोसीजर परफॉर्म करने से। तो इस चैप्टर में हम एविडेंस के बारे में सीखेंगे, एविडेंस कैसा होना चाहिए, और प्रोसीजर के बारे में सीखेंगे कि इस एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करता है ऑडिटर। ऑडिटर के पास कितनी तरह के प्रोसीजर्स हैं और वो इन प्रोसीजर्स को कैसे परफॉर्म। जैसे अगर फर्ज कीजिए आप मेडिकल के स्टूडेंट होते तो इस वक्त मैं आपको बता रहा होता कि हमने अगर किसी मरीज का ऑपरेशन करना है, हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं और हमने किस टूल से क्या काम लेना है। ठीक है, उसी तरह आप प्रैक्टिशनर ऑडिटर बनने जा रहे हैं तो मैं क्लास में आपको क्या सिखा रहा हूं कि आपके पास कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं और आपने एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए किस प्रोसीजर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के दो बड़े हिस्से हैं और दोनों इंटर रिलेटेड है। पहला हिस्सा हमें बताता है एविडेंस के बारे में और दूसरा हिस्सा बताता है प्रोसीजर्स के बारे में। और इंटर रिलेटेड क्यों है भला? प्रोसीजर परफॉर्म करने से ही एविडेंस मिलेगा। ठीक है, तो अब हम एविडेंस की तरफ आज के लेक्चर में बात करेंगे हम एविडेंस की। प्रोसीजर की हम फिर कल से ऑनवर्ड जो लेक्चर्स होंगे उसमें बात करेंगे। ठीक है, लिंक क्लियर हो रहा है हमारा? किस जगह पे खड़े? चलिए, अच्छा बताइए एविडेंस क्या होता है? हमने 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में पढ़ा था ना। एविडेंस क्या होता है जी? बताइए एविडेंस क्या है? एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट कंक्लूजन ऑन व्हिच ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड। जो अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर कंक्लूजन देता है, उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन यूज करेगा वो एविडेंस है। वही रिपोर्ट में कंक्लूजन क्या देता है? या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ये कंक्लूजन होता है, या फाइनेंशियल में गड़बड़ है, ये कंक्लूजन होता है। इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन यूज करेगा एविडेंस है। एविडेंस की एग्जांपल दीजिए। इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए क्या हम सेल्स को वेरीफाई करते हैं? एग्जांपल दीजिए, सेल्स में क्या क्या एविडेंस हो सकता है? सेल इनवॉइसेस। एक मिनट ठहरिए, एक एक करके ताकि बात समझ भी आए। सेल्स के एरिया में क्या क्या एविडेंस हो सकता है? सेल इनवॉइसेस वगैरह नहीं, जनरल नहीं, स्पेसिफिक। से इनवॉइसेस तो परचेज भी होती हैं। अच्छा, मुझे जहां आप क्लियर नहीं ना करेंगे मैं हमेशा गलत चीज ही समझूंगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। अगर आप मुझे कहेंगे सेल्स के एरिया में सिर्फ ये कहेंगे ना इनवॉइस, तो मैं इसका मतलब सेल इनवॉइस नहीं समझूंगा। हाँ, तो इसलिए आप ये सिर्फ इसलिए ताकि आदत पड़े आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को मेंशन करने की। सेल इनवॉइस, शाबाश। और डेटा कंफर्मेशन, क्योंकि क्रेडिट सेल की होगी ना। चले मान लिया वो। और नहीं, एक मिनट है, भाई को बोल। गुड्स रिसीट लगा। गुड रिसीट सेल्स में कौन सी गुड रिसीट नोट होती है? गुड्स डिस्पैच नोट। गुड्स डिस्पैच नोट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ कस्टमर, सेल्स ऑर्डर। चलें, खैर कोई बात नहीं जी। आप बता दीजिए मेरे भाई, परचेजेस के एरिया में कौन कौन सा एविडेंस आप कलेक्ट करेंगे? परचेज इनवॉइसेस को देखेंगे, परचेज ऑर्डर, शाबाश। और गुड रिसीट नोट, शाबाश। नोट्स देखेंगे, कौन से नोट्स देखेंगे? मेरे में 2-3 नोट्स आ गए। गुड रिसीट नोट, हाँ ये बताएं। एक गुड डिस्पैच नोट भी होता है, वो भी मेरे ज़हन में आ गया था। एक 50 का नोट भी होता है, भाई के ज़हन में आ गया। ये हो गई परचेजेस की डॉक्यूमेंट, परचेजेस का एविडेंस। फिक्स एसेट, भैया फिक्स एसेट के एरिया में क्या एविडेंस ऑब्टेन करेंगे? नहीं, आप फिक्स एसेट के एरिया में सबसे पहले उनकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन देखेंगे, सही कर रहा है कि नहीं, शाबाश। और क्या एविडेंस होगा फिक्स एसेट के एरिया में? ये देखने के लिए कि फिक्स एसेट ठीक है कि गलत। डेप्रिसिएशन का हमने देखा, शाबाश। और शाबाश, बेहतरीन पॉइंट। मैंने कहा सर रीवैल्यूएशन की है तो वैल्यूअर की रिपोर्ट देखेंगे, बहुत अच्छा, शाबाश जी। और अगर डिस्पोजल किया तो देखेंगे प्रॉफिट या लॉस है उसके ऊपर कैलकुलेट किया कि नहीं किया। और अगर बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट आ रहे हैं फिजिकल इंस्पेक्शन, फिजिकली चेक कर लेंगे मौजूद है कि नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए इन्वेंट्री में क्या एविडेंस ऑब्टेन करेंगे आप एज ऑडिटर? कैसे चेक करेंगे, तसल्ली करेंगे कि इन्वेंट्री की अमाउंट ठीक लिखी हुई है बैलेंस शीट में? एक मिनट जी, फिजिकली इंस्पेक्ट कर लेंगे इन्वेंट्री को मौजूद है कि नहीं। और हाँ, जिस तरह उन्होंने कहा था कि रीवैल्यूएशन किया रिपोर्ट तो उसमें एनआरवी भी होती है, एनआरवी की कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। लोअर ऑफ कास्ट एनआरवी भी होती है ना, ठीक है। और ऑब्सोलीट तो नहीं है, शाबाश। अच्छा, अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है 50 रुपए के नाम के साथ। बताइए एज ऑडिटर आपको कैसे, किस किस इंफॉर्मेशन से ये इंडिकेशन मिल सकती है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई है, इसे राइट डाउन करना चाहिए? एक मिनट है, ये सेल्स कम हो रही है, शाबाश। एक और बताइए, 3-4।
मार्केट में उसकी प्राइस बहुत लो चल रही है, हमने उसकी प्राइस अदर मार्केट में उसकी डिमांड कम है, कंपेटिटर ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, शाबाश। ये रेंट के बाद अगर वो इन्वेंट्री सेल हुई तो कम प्राइस पे सेल, कॉस्ट से कम पे सेल, शाबाश। और अच्छा मुझे बताइए, आपको हिंट दे रहा हूं, आपने मुझे बताना है। फिजिकल स्टॉक टेकिंग के दौरान में आपने कुछ इन्वेंट्री को देखा, कहा इसको एनआरई पे रिकॉर्ड करो, ये ऑब्सोलीट हो गई है, क्यों? उसको दिमाग लगी थी, शाबाश, बेहतरीन। फिजिकली डैमेज हो गई थी इन्वेंट्री, एग्जैक्टली फिजिकली डैमेज हो गई थी। ठीक है, बट ठीक है, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, केस स्टडी में आएंगी, ये कहीं पे किताब में नहीं लिखी हुई ये बातें, ये केस स्टडी में टेस्ट करेगा। ठीक है, लिखी हुई है वैसे, लेकिन जगह जगह पे है, सिर्फ आपको केस स्टडी के पॉइंट से इकट्ठी करके बता रहा हूँ। आखिरी इन्फॉर्मेशन, आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, उसमें एक लफ्ज आता है एजिंग रिपोर्ट। कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता एजिंग रिपोर्ट? होता है ना डेटर की स्पेसिफिक प्रोविजन कैलकुलेट करने के लिए हैं? हाँ, एजिंग रिपोर्ट, हाँ, जो ज्यादा पुराना होगा उसके ऊपर ज्यादा प्रोविजन। जगह मुझे आप ये बताइए, एजिंग रिपोर्ट भला किस किस एरिया में बनती है? डेटर्स में, इन्वेंट्री में। जो पुराने डेटर्स या इन्वेंट्री होती है उन्हें क्या करते हैं? उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड। अच्छा, आपने इन्वेंट्री की एजिंग रिपोर्ट देखी, उसमें कुछ इन्वेंट्री आ रही थी फ्रेश, कुछ इन्वेंट्री आ रही थी ओल्ड। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ऑब्सोलीट है? ओल्ड वाली, शाबाश शाबाश। तो ये डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। नहीं, उन्होंने पहले भी बताए थे, उनके पहले 3-4 सवाल पहले इकट्ठे करके 50 उन्होंने ऐसे नहीं मिल गए उनको। हाँ चलिए, ये सारी एविडेंस की एग्जांपल्स हैं, ये मैंने सिखानी है आपको, लेकिन 200-400 रुपया आपको दे के अगर आप खुद ही सीख लें तो घाटे का सौदा नहीं, मेरी जिंदगी आसान होगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं जी। आप बताइए, आप डेटर्स को वेरीफाई कर रहे हैं, कैसे एविडेंस, क्या एविडेंस ऑब्टेन करेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि बैलेंस शीट में जो डेटर्स लिखे हुए हैं वो ठीक है? शाबाश, कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे। एक मिनट है, उनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे ना लेटर, शाबाश। 3 प्रोसीजर बता दे, 50 रुपए, 3 प्रोसीजर। एक हो गया, कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे। भाई बोले वैल्यूएट करें कि क्या उन्होंने सही बताया क्या गलत? डॉक्यूमेंट्स देखे, कौन से डॉक्यूमेंट्स? मेरे जहन में तो हजारों तरह के डॉक्यूमेंट्स आ गए ऐसे ना। हाँ, सेल डॉक्यूमेंट, शाबाश शाबाश। तो जरा सेल डॉक्यूमेंट्स बता दीजिए कौन कौन से होंगे? सेल इनवॉइस, अब ठीक है, चलिए आगे, क्लियर हो गए, आगे रिपीट नहीं करते, आगे। और 2 प्रोसीजर बता दिए उन्होंने। एक इन्होंने कहा सर रिलेटेड डॉक्यूमेंट, सेल से रिलेटेड जो है कंफर्मेशन, सेटलमेंट वगैरह, शाबाश ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि डेटर से ये रेंट के बाद कैश रिसीव हो गया कि नहीं। अच्छा मुझे बताइए एक क्वेश्चन, ये जो डेटर से कैश रिसीव हुआ, गौर से सुनिएगा, डेटर से कैश रिसीव हुआ, ये हम ड्यूरिंग द ईयर देखेंगे कैश रिसीव हुआ कि नहीं, कि हमारा ये रेंट होने के बाद देखेंगे कैश रिसीव हुआ कि नहीं? ये रेंट, क्योंकि ये रेंट के बाद वाली कलेक्शन ही कंफर्म कर रही होगी कि हमारा डेटर जेन्युइन था। शाबाश, याद रखिए, जिस एसेट का ये रेंट के बाद, जिस रिसीवेबल का ये रेंट के बाद पैसे रिसीव हो गए, उसके जेन्युइन होने में 1% भी शक नहीं। और जिस लायबिलिटी की ये रेंट के बाद पेमेंट हो गई, वो भी प्रोबेबली जेन्युइन है। ठीक है, तो ये रेंट के बाद कैश का रिसीव हो जाना या पे हो जाना, ये एक अहम एविडेंस होता है हमारा इस चीज का कि ये रेंट पे ये एसेट या लायबिलिटी जेन्युइन थी। अच्छा, इन्होंने प्रोसीजर बता दिए 3। फिर सुन लें, हमारे जितने भी रिसीवेबल होते हैं ना, रिसीवेबल 31 दिसंबर को मैंने रिकॉर्ड किया रिसीवेबल 1 लाख का। हमारा ऑडिट में एक वैसे काउंटिंग होता है, कहा जाता है कैश इज किंग। किस वजह से? आपने 1 लाख का डाटा रिकॉर्ड किया ना, आप डाटा को कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दें, ये भी एविडेंस है। आप उसके सेल इनवॉइसेस, सेल्स ऑर्डर वाला चेक कर लें, ये भी एविडेंस है, कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन एविडेंस क्या भला? कैश आ जाए। ये रेंट के बाद उस डाटा ने 1 लाख रुपए का कैश दे दिया, तो इससे बढ़ के एविडेंस ही कोई नहीं है। ठीक है, खुद बताइए, आप ऑडिटर हैं, आपने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया कि सर मुझे बताइए, कंपनी कह रही है उन्होंने आपसे 1 लाख रुपया लेना है, क्या आपने 1 लाख देना है? उसने जवाब नहीं दिया, 1 लाख का चेक दे दिया। एविडेंस मिल गया कि नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल, बल्कि अच्छे वाला एविडेंस मिल गया, एक तरह से कलेक्शन होगी ना। ठीक है, तो इसीलिए याद रखें, ये रेंट के बाद हमारे बहुत से एरियाज होंगे जिनमें प्रोसीजर लिखा होगा, सब्सीक्वेंट कलेक्शन चेक करो, सब्सीक्वेंट पेमेंट चेक करो। सब्सीक्वेंट कलेक्शन चेक करो का मतलब क्या है? कि ये रेंट के बाद चेक करो रिसीव हुआ है कि नहीं। सब्सीक्वेंट पेमेंट का मतलब क्या है? ये के बाद चेक करो पे हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है,
आखिरी क्वेश्चन सिर्फ, उसके बाद फिर वापस टॉपिक की तरफ चलना है। इन्होंने डेटर के प्रोसीजर बताए 3। कौन कौन से प्रोसीजर बताए? एक उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट चेक कर लें सेल से रिलेटेड, कंफर्मेशन, और ये रेंट के बाद जो कैश रिसीव हुआ। एक और प्रोसीजर बता दे कोई भी स्टूडेंट 100 जी, एक और प्रोसीजर जो कि अहम है, जो मेरे जहन में है वो वाला, डेटर्स की अंडरटेकिंग। नहीं वो तो कंफर्मेशन में मिल जाती है हमें कि डेटर के टी अकाउंट में गड़बड़ तो नहीं हुई। एजिंग, अच्छा एजिंग रिपोर्ट भी वैलिड है, लेकिन मेरे जहन में ये वाला नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड, वो तो एजिंग रिपोर्ट से रिलेट करती है ना। बैड डेट रिकवरी इनकम, गुड डेट डिस्पैच नोट, वो तो सेल्स के डॉक्यूमेंट्स में आ गए। कैश भी बता दिया उन्होंने। कस्टमर एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है, सेल्स से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट। जी नहीं, 100 रुपए का जेब में डालने का नहीं, ये भाई अकाउंट बोला तो कुछ कुछ करीब पहुंच गए थे। डेटर में मैं बता देता हूँ जी, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, रिकंसिलिएशन नहीं बोला था किसी ने, बोला था ना, क्या कहा था ना? चलें दे, नहीं वो गवाही मिल गई है, ठीक है ट्रांसफर कर दें, ठीक है। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की सब्सिडरी लेजर के साथ रिकंसिलिएशन काउंटिंग में बनाते नहीं है, काउंटिंग में बनाते, बिल्कुल सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताते हुए आपके काउंटिंग के कंसेप्ट सप्लाई होंगे, ठीक है। तो मेरा कंसेप्ट ये भी था, डेटर्स में जो अहम प्रोसीजर है, एक एजिंग और एक रिकंसिलिएशन, किसके किसके साथ? डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की सब्सिडरी लेजर के साथ, सेल्स लेजर के साथ, ठीक है जी। तो हमें पता चल गया एविडेंस क्या है। एविडेंस हर उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं। अब ये हमने जब हर एरिया पे एविडेंस इकट्ठा कर लिया, जब सारी एरिया पे एविडेंस मिल गया, तो हमें पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर, ये एविडेंस। लेकिन उस एविडेंस के साथ हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, क्या? एविडेंस को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट होना चाहिए। एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। एविडेंस पता चल गया हमें क्या है, लेकिन सफिशिएंट क्या होता है, एप्रोप्रिएट क्या होता है, ये हमें पता नहीं चला, ठीक है। वो कहते हैं सफिशिएंसी का ताल्लुक है क्वांटिटी ऑफ एविडेंस से, एप्रोप्रिएटनेस का ताल्लुक है क्वालिटी ऑफ एविडेंस से। सफिशिएंसी मतलब कितना, एप्रोप्रिएटनेस मतलब कैसा, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए 7 वाली क्लास के साथ हमारा मुकाबला हो रस्सा खींचने का। अगर हम ये मुकाबला जीतना चाहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक सफिशिएंसी, इनकी तादाद ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा एप्रोप्रिएटनेस, सेहतमंद होने चाहिए। यही एविडेंस है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका एविडेंस जो है वो सफिशिएंट, एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करें, तो रीजनेबल एश्योरेंस वही एविडेंस ऑब्टेन कर पाएगा जो सफिशिएंट भी होगा, एप्रोप्रिएट भी होगा, दोनों चीजें, ठीक है। क्लैरिफाई कर दे, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स बोले, हाँ बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स सुनिए। सफिशिएंसी का मतलब समझ आ गया, क्वांटिटी ऑफ एविडेंस कितनी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस का मतलब आ गया क्वालिटी। एप्रोप्रिएट, पहले सफिशिएंसी सुन लीजिए। होता यह है, किसी जगह पे हम जाते हैं, ठीक है, किसी क्लाइंट कार्ड करने के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए। अच्छा, स्टैंडर्ड ने हमें परसेंटेज नहीं बताई कितना, अब हमारी जजमेंट पे डिपेंड करता है। किसी ऑडिट क्लाइंट पे जाते हैं हम, थोड़ा काम करते हैं, है दोनों में रीजनेबल एश्योरेंस, है दोनों ऑडिट एंगेजमेंट। किसी जगह पे जाएंगे कम एविडेंस सफिशिएंट होगा, किसी जगह पे जाएंगे ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। ये बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये वो सारे फैक्टर सफिशिएंसी के फैक्टर है। सफिशिएंसी का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आप जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे आपने कम प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि ज्यादा, क्योंकि सफिशिएंसी का ताल्लुक क्वांटिटी से होता है, और क्वांटिटी मतलब कम के ज्यादा। आपको ये बता रहा है, आपने ये फैक्टर्स सामने रख के डिसीजन करना है कि कब कम एविडेंस विल बी सफिशिएंट और कब मोर एविडेंस। अगर कंसेप्ट समझ आ गया, मैं सिर्फ पॉइंट बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन आप खुद बताएंगे। मैं क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गया, वहां पर मैंने रिस्क असेसमेंट की, पता चला रिस्क इज हाई, तो बताइए लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट के मोर, और रिस्क लो है तो लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। अच्छा अब सुनिएगा, पहले मेरा सवाल फिर जवाब। एक एरिया को मैं वेरीफाई कर रहा हूं, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट को हमारे में क्या कहते हैं, मटीरियल है, तो मुझे ज्यादा का मोर एविडेंस के लेस मोर, और अगर इमटेरियल है लेस। अगर वो एरिया बहुत कॉम्प्लेक्स है और अगर सिंपल है लेस। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एरिया की कोई एग्जांपल दे दीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर वारंटी, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लीगल केसेस, बस ठीक है, आगे चलते हैं। ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अच्छा, इसको जरा गौर से समझिए। ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, हम जब ऑडिट करने के लिए जाते हैं ना,
तो दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन की अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट है, हमारा ऑडिट फर्म का इनिशियल ऑडिट है, या के रिकरिंग, हाँ सब्सिक्वेंट कह लें, या इसे सब्सिक्वेंट को हम ऑडिट में बोलते हैं रिकरिंग ऑडिट, RECURRING, रिकरिंग ऑडिट। इनिशियल ऑडिट है कि रिकरिंग? इनिशियल ऑडिट कौन सा है? गौर से सुनिएगा, अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया हो और इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं, इनिशियल ऑडिट। अगर पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया, इस साल का ऑडिट भी हमने किया, हम अपॉइंट हुए, रिकरिंग ऑडिट। इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट में फर्क समझ आया? ये आगे चल के 6-7 जगहों पे कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाला है, इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट। खुद मुझे बताइए, मेरे लिए इनिशियल ऑडिट ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि रिकरिंग? क्योंकि इनिशियल ऑडिट में मुझे क्लाइंट के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, उसकी मैनेजमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। रिकरिंग ऑडिट में बहुत सा एविडेंस पिछले साल में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर चुका होगा, निस्बतन कम एविडेंस। बिल्कुल, कहां कहां मिस स्टेटमेंट है वहां पे भी मुझे अंदाजा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इनिशियल ऑडिट में मैंने प्रोसीजर, मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट, और रिकरिंग ऑडिट में लेस एविडेंस, क्योंकि कुछ एविडेंस या अंडरस्टैंडिंग हम पिछले लास्ट ईयर ऑडिट से भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्लियर हो गई? इसमें सबसे बड़ा मसला आपको प्रैक्टिकली बता दूं, हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रैक्टिकली बता दूं। इनिशियल ऑडिट में जो ओपनिंग बैलेंस होते हैं ना, जो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारे लिए वो वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स को वेरीफाई करने के लिए लाजमी है कि आप ओपनिंग स्टॉक भी वेरीफाई करें, जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हमने रिकरिंग ऑडिट है तो पिछले साल ऑलरेडी वेरीफाई किया होगा, वो चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, ये एक ओपनिंग बैलेंस एक मसला होता है इसी वजह से। लेकिन बहरहाल जनरल कंसेप्ट भी यही है कि इनिशियल ऑडिट में हमें मोर एविडेंस। तो अब देखें ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, अगर ऑडिटर का ऑलरेडी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है और अगर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मोर एविडेंस। आगे क्वालिटी ऑफ एविडेंस, अगर एविडेंस अच्छी क्वालिटी का है, लेस एविडेंस। स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे तो कम भी चलेंगे, जीत जाएंगे, और अगर एविडेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे। वैसे ये क्वालिटी ऑफ एविडेंस जो है ना, मेरे ख्याल में यहाँ कवर हो रहा था ना, क्योंकि मैंने आपको बताया सफिशिएंसी इज ए क्वांटिटी और एप्रोप्रिएटनेस ए मेजर ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी को इधर नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसने इस वजह से बताया कि आपको बता रहा है कि सफिशिएंसी और क्वालिटी और क्वालिटी इंटरलिंक्ड है, इसीलिए उसने इधर लिख दिया। आगे अहम कंसेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। इंटरनल कंट्रोल वीक है, मोर, क्योंकि रिस्क बढ़ गया। ये सारे पॉइंट समझ आ गए। एग्जाम में आपसे सिर्फ इतना पूछेगा, मुझे बताओ कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे जजमेंट ऑफ सफिशिएंसी डिपेंड करती है। सिर्फ फैक्टर आपने लिखने, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। एक्सप्लेनेशन आपको कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए सिखाई, आगे केस स्टडी में काम आएगी। ठीक है, हाँ, एक सैम्पलिंग मेथड लिखा हुआ है, उसका रट्टा लगाएं बस, सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि सैम्पलिंग पढ़ा ही नहीं हुआ। सैम्पलिंग का पूरा चैप्टर है, वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सैम्पलिंग होती है स्टैटिस्टिकल, एक होती है नॉन स्टैटिस्टिकल, एक जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, एक जिसमें हम कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करते। तो जब कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो आप ज्यादा एविडेंस भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो काम जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर खुद हमें काम करना पड़े तो हमें पड़ती है मौत। तो हम कम एविडेंस को भी कहते हैं सफिशिएंट है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, लेकिन ये अभी नहीं सिखाना था आपको। बहरहाल समझ आ गई तो अच्छी बात, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे इतना बता दें, स्टैटिस्टिकल और नॉन स्टैटिस्टिकल दो तरह की सैम्पलिंग होती है। किस में कंप्यूटर इस्तेमाल होते हैं? स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल टूल्स के लिए जाहिर है कंप्यूटर, प्रैक्टिकली स्टैट के बड़े बड़े फार्मूले थोड़ी याद होते हैं भाई। ये सफिशिएंसी क्लियर हो गए? अच्छा, अब सुनिए, अगर आपने प्रोसीजर परफॉर्म किए और सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो सका तो क्या करेंगे? मजीद मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे और मोर प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे अगर मिल जाए। अगर फर्ज कीजिए मैनेजमेंट से डिस्कस करके भी मोर प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुए, ओपिनियन को मॉडिफाई कर देना। आप सेल्स का ऑडिट करने के लिए गए, उसमें 500 इनवॉइसेस थी, आपने सैंपल सेलेक्ट किया 100 का, उस 100 में से 80 आपको मिली, 20 क्लाइंट ने दी नहीं। एविडेंस सफिशिएंट मिला आपको, 20 में से 80 पे काम कर लिया, 20 रह गई। क्लाइंट ने कहा सर जी आप भी तो सैंपल बेस पे काम करते हैं, तो हमें भी समझे सैंपल बेस पे काम करते हैं, तो आपने 100 मांगी थी, हमने 80 दे दी, 80%, तो 20 जाने दें? तो जाने देंगे? हम कहेंगे सैंपलिंग की सैंपलिंग नहीं होती, सैंपलिंग की सैंपलिंग नहीं होती। फिर वो कहेगा अच्छा सर जी ये 20 छोड़े, मैं दूसरे 20 दे देता हूँ। अब चाहे कि नंबर ही पूरे करने हैं ना, हैं तो मान लेंगे उसकी बात। हम कहेंगे नंबर पूरे नहीं करने, हमने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन। सैंपल चेंज भी नहीं होता,
सैंपल चेंज भी नहीं होता, सैंपलिंग की सैंपलिंग भी नहीं होती, और एक दफा सैंपल सेलेक्ट कर ले वो चेंज भी नहीं होता। इन दोनों चीजों की स्टैंडर्ड इजाजत नहीं देती। इसीलिए अगर 100 मांगे 80 दिए, क्या सफिशिएंट एविडेंस मिला? हम मैनेजमेंट से, डायरेक्टर से कम्युनिकेट करेंगे, अगर बात 20 मिल जाए अच्छी बात, अगर नहीं मिले ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे। भाई ये बात समझ आई? जी मेरे भाई। हाँ, अगर बिल्कुल यहाँ पे हमने यही सीखा था कि अगर अमाउंट ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, तो प्रोसीजर ज्यादा होंगे, लेकिन अगर अमाउंट कम है किसी एरिया की, वो इनसिग्निफिकेंट है, अमाउंट कम है, तो कम प्रोसीजर लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। क्लियर हो गया ये? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एप्रोप्रिएटनेस, एप्रोप्रिएट, सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी, सफिशिएंसी मेजर ऑफ क्वांटिटी। मुझे भी वायरस लगा दिया। सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी। समझ आ गया? सफिशिएंसी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, अभी समझ आ गया। अब आगे एप्रोप्रिएटनेस, इसमें है दो। एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स ऑन रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब इनमें से एक पॉइंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम, और एक है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए अहम। पहले कौन सा करवाऊं? कंसेप्ट बिल्डिंग वाला। नहीं, ऐसा करते हैं पहले एग्जाम वाला कर लेते हैं, ताकि तसल्ली हो जाए कि यार बाकी का लेक्चर समझ ना भी आया ना, तो चलो एग्जाम का क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट अभी समझ नहीं आया तो अगले किसी लेक्चर में दोबारा डिस्कस होगा, वहां समझ। तो पहले एग्जाम के मार्क्स सिक्योर करते हैं। एप्रोप्रिएटनेस इज मेजर ऑफ क्वालिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन लायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या? रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो आपको एविडेंस मिला ये किस सोर्स से मिला, किन सर्कमस्टेंसेस में मिला। क्या हमें एविडेंस एक ही सोर्स से मिलता है? हमें एविडेंस डिफरेंट सोर्सेस से मिलता है। कुछ एविडेंस हमें विद इन द एंटिटी मिलता है, कुछ एविडेंस हमें आउटसाइड द एंटिटी मिलता है, कुछ एविडेंस हमें इस साल मिलता है, कुछ एविडेंस पिछले साल का हम यूज कर लेते हैं। तो एविडेंस के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। कुछ एविडेंस हमें एक डिपार्टमेंट से मिलेगा, कुछ एविडेंस हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट से मिले, कुछ एविडेंस हमें ज़बानी कलामी मिलेगा, कुछ एविडेंस हो सकता है रिटर्न फॉर्म में मिले। ठीक है, तो एविडेंस के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, यानी हमें डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस मिलता है। क्या हर सोर्स की रिलायबिलिटी हर सोर्स में एक जैसे ही अहमियत होगी? नहीं। ये एक भाई फर्ज कीजिए नॉर्मली सच बोलते हैं, दूसरे भाई नॉर्मली झूठ बोलते हैं, दोनों भाइयों ने मुझे एक स्टेटमेंट दी, क्या दोनों की रिलायबिलिटी एक जैसी होगी? एज ऑडिटर हमने इस चीज को कंसीडर करना है। सिर्फ हमारे लिए ये अहम नहीं है कि हमें स्टेटमेंट क्या दी जा रही है, हमारे लिए ये भी अहम है कि स्टेटमेंट कौन दे रहा है, किन हालात में दे रहा है। स्टेटमेंट कौन दे रहा है, किन हालात में दे रहा है, हमने ये भी देखना है। इसे कहते हैं रिलायबिलिटी। तो हमने सिर्फ एविडेंस नहीं, एविडेंस किस सोर्स से आ रहा है इसको भी देखना है। कुछ सोर्सेज रिलायबल होते हैं, कुछ रिलायबल नहीं होते। हमें यही सिखा रहा है कि आप जब एज ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाएंगे, प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस मिलेगा, तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि सर मैंने 100 इनवॉइसेस चेक कर लिए हैं, ठीक है, बल्कि आपने ये भी देखना है कि इनवॉइसेस कौन सी थी, कैसे सेलेक्ट की, किस सोर्स से आपको मिली। ठीक है, ये इनमें फर्क है। आप शायद एक जगह पे लिखा हुआ है, आप शायद क्लाइंट की, अगर क्लाइंट की इंटेग्रिटी का लफ्ज बोला मैंने इससे पहले क्लास, क्लाइंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल है ना अगर, तो आपको क्लाइंट की 100 सेल इनवॉइसेस वो एविडेंस नहीं देंगी जो एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन दे देगी, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू आपको जो भी इनवॉइसेस मिल रही है उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल है, उनसे जो भी एविडेंस मिल रहा है वो भी डाउटफुल है। तो इन हालात में एक्सटर्नल जो है वो ज्यादा। तो हमने सिर्फ ये नहीं देखा 100 प्रोसीजर परफॉर्म किए शाबाश, नहीं, वो 100 उस एक के बराबर नहीं है। ये है एप्रोप्रिएटनेस का कंसेप्ट, ये है रिलायबिलिटी का कंसेप्ट। तो हमने सफिशिएंसी को भी देखना है, वो भी रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है, और एप्रोप्रिएटनेस को भी देखना है। एप्रोप्रिएटनेस में 2 पॉइंट है, रेलेवेंस और रिलायबिलिटी। पहले एग्जाम पॉइंट ऑफ रिलायबिलिटी, कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है, कौन सा कम। अब इसमें ये सिखा रहा हूं, पहले क्या सिखाया था, किस सिचुएशन में मोर एविडेंस ऑब्टेन करना है, किसमें लेस। अब क्या सिखा रहा हूं, कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होगा, कौन सा कम। इसलिए कि अगर आप ज्यादा रिलायबल एविडेंस ऑब्टेन करेंगे ना तो थोड़ा कम भी काम कर लें तो गुजारा चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अब तरतीब आगे पीछे कर रहा हूं। एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस।
एग्री करते हैं? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कंफर्मेशन से एविडेंस मिलता है, सेल इनवॉइस से भी एविडेंस मिलता है, दोनों में से कौन ज्यादा रिलायबल है? क्यों? एक्सटर्नल है। शाबाश। आगे चले। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल। एग्री करते हैं? ठीक है। हाँ, रिटन फॉर्म में एविडेंस मोर रिलायबल है, वर्बल फॉर्म की एविडेंस है। वर्बल फॉर्म में आप पता लोग मुकर भी सकते हैं, रिटन फॉर्म में तो मुकर नहीं सकते ना। फॉर एग्जाम्पल, एक है रिटन कंफर्मेशन, आपने कंफर्मेशन लेटर भेजा, रिटन जवाब आया। दूसरा टेलीफोन से जवाब आया कि सर कौन सा ज्यादा रिलायबल है? रिटन कंफर्मेशन। टेलीफोन कुछ पता नहीं किसका है। ठीक है। रिटन एविडेंस मोर रिलायबल देन वर्बल। एग्री करते हैं? अच्छा चलिए, फिर इसके बाद ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। ठीक है। बाजुकात हम फोटोकॉपी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्लाइंट के सेल परचेज के एग्रीमेंट होते हैं ना, सम टाइम हम कहते हैं ठीक है सर आपने इस कस्टमर के साथ सेल किया, हमें फोटोकॉपी दिखा दी एग्रीमेंट की, चल जाएगा काम। लेकिन अगर प्रॉपर्टी फिक्स एसेट है, उसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना है, हम कहते हैं सर ये मिलियंस की ट्रांजैक्शन है, ये फोटोकॉपी नहीं, इसमें ज्यादा रिलायबल एविडेंस दीजिए। ठीक है। तो ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन, एग्री करते हैं ना? फोटोकॉपी तो गड़बड़ हो सकती है, ओरिजिनल में मुश्किल है। आगे, डायरेक्ट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट एविडेंस। अब डायरेक्ट क्या होता है भला? जो ऑडिटर जो भी एविडेंस क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हासिल करता है, जो भी एविडेंस क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हासिल करता है वो डायरेक्ट एविडेंस है। और जो थ्रू क्लाइंट हासिल करता है, सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस, सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, जीडीएन, जीआरएन, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे एविडेंस क्या है? मैनेजमेंट के थ्रू आए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन डायरेक्ट, बैंक कंफर्मेशन डायरेक्ट। खुद एम्प्लॉय से क्वेश्चन किया या कोई, ये क्या है? डायरेक्ट। एक क्लाइंट ने कहा सर डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की है, एक हमने कैलकुलेशन खुद अपने हाथ से, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल देन। आपने क्लाइंट से पूछा, इन्होंने भाई ने भूल गए सवाल, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कर रहे थे सर, एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन कर रहा हूं अब। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब सेपरेशन ऑफ ड्यूटी। हमारा ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? अब देखें, एक होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ, बिजनेस मैन का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है। बिजनेसमैन क्या कहता है? कहता है मैनेजमेंट को प्रॉफिट का 10% कमीशन दो, ये अच्छी बात है। हम कहते हैं क्यों? मैनेजमेंट दिन रात एक करके मेहनत करती है। ये बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? सर वो मैनेजमेंट कमीशन ले फ्रॉड भी करेगी। अब बिजनेसमैन का पॉइंट, अब एक और सुने बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू। एक ट्रांजैक्शन है ना, एक बंदे से सारी काम करवा दो, कम पैसे देने पड़ेंगे, एक बंदा सारा काम करेगा। ये बिजनेस, ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? नहीं सर, सारी ट्रांजैक्शन के लिए एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रांजैक्शन को सेग्रीगेट करें, उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाएं, हर पार्ट के लिए अलग बंदा हो। जैसे बिजनेसमैन कहेगा कैश रिसीव करने के लिए जो बंदा है वो रिकॉर्ड भी करे कितना कैश रिसीव हुआ। ऑडिटर कहेगा नहीं सर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कीजिए, यानी इस ट्रांजैक्शन को एक से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड कीजिए, रिसीव करने वाला बंदा अलग हो, रिकॉर्ड करने वाला बंदा अलग हो। वरना अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होगी, आपका इंटरनल कंट्रोल वीक होगा, तो क्या हो सकता है? वो पैसे जेब में रख लेगा, रिकॉर्ड भी नहीं करेगा। लेकिन अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होगी, पैसे वसूल करने वाला जेब में रख भी लेगा, रिकॉर्ड करने वाला लिख लेगा, डे एंड पे दोनों फिजिकल और रिकॉर्डेड टैली होगा, जब मैच होगा फर्क सामने आ जाएगा। तो हाँ, दोनों मिल जाएं, कोलिजन, वो हमारी लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन है, उसमें फिर हमारा कोई कसूर नहीं। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एक गुड इंटरनल कंट्रोल है। अब हमने पूछा मैनेजमेंट से, सर बताइए क्या कैश रिसीट्स पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है? सीएफओ ने कहा है, ये है इंक्वायरी। दूसरा, हमने खुद जाके अपनी आंखों से देखा कि सेग्रीगेशन ड्यूटी, कैश रिसीव करने वाला, रिकॉर्ड करने वाला बंदा एक या लेता लेता है। बताइए कौन सा डायरेक्ट एविडेंस है? वो देखा, ऑब्जर्वेशन। क्लियर होगी ये बात? ठीक है। तो समझ आ रहा है कैसे कैसे एविडेंस जो है, कौन सा एविडेंस रिलायबल है। आखिरी, कंट्रोल्स। अगर क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो एविडेंस रिलायबल है, और अगर वीक होंगे तो। अच्छा, ये ना इससे थोड़ा सा कंफ्लिक्ट करता है। यहां हमने क्या सीखा? एक्सटर्नल मोर रिलायबल है, इंटरनल लेस रिलायबल। अब यहां पे इंटरनल कंट्रोल की बात कर रहा है, तो वो तो इंटरनल एविडेंस जो होगा वो तो हम नीचे कह चुके हैं लेस रिलायबल है। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे ना, तो इंटरनल एविडेंस भी ज्यादा नहीं तो मॉडरेटली रिलायबल हो सकता है, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे। ठीक है। जैसे इंटरनल कंट्रोल की एक एग्जांपल दी हुई है उसने,
आप अपने नोट्स देखिए, इस पे पेज नंबर लिखा हुआ है कि नहीं? पेज नंबर लिखा, किसी भी किताब को देखें ना, उसमें प्री नंबरिंग, इसे कहते हैं प्री नंबरिंग होना, प्री नंबरिंग हुई होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है? दरमियान में कोई पेज मिसिंग हो आपको पता चल जाता है। तो प्री नंबरिंग, जैसे सेग्रीगेशन और ड्यूटीज मैंने कहा ना गुड कंट्रोल है, उस तरह प्री नंबरिंग भी गुड। ये मैं आपको अभी प्रॉपर टॉपिक नहीं पढ़ाया, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं ना, उसको सुन के लिख लिया। कभी हो सकता है किसी वक्त मैं प्राइस के साथ आपसे पूछ लूं, बताओ अभी तक इंटरनल कंट्रोल की कौन कौन सी एग्जांपल है? कल पूछ, नहीं किसी परसों पूछूंगा, कल तो आप याद करके आए होंगे। ठीक है, तो आपने बताना है सेग्रीगेशन और ड्यूटीज इंटरनल कंट्रोल की एक एग्जांपल, और प्री नंबरिंग। प्री नंबरिंग से क्या, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्री नंबरिंग कर रहे हो, दरमियान में कोई मिस हो जाए पता चल जाएगा। एक लाइन का ऐड करने के लिए गए, उसने अपनी गुड्स डिस्पैच नोट की प्री नंबरिंग की थी, दूसरे क्लाइंट ने गुड डिस्पैच नोट की प्री नंबरिंग नहीं की थी, किसकी सेल्स वेरीफाई करते हुए आप ज्यादा श्योर होंगे कि ये कंप्लीट है? प्री नंबरिंग की। तो इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकता है अगर कंट्रोल्स स्ट्रांग हो। भाई कुछ बात समझ आई? अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा, ताकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज है उसको तो साइड पे कर लूं, फिर कंसेप्ट डिस्कस करते रहेंगे जितना भी टाइम होगा। मुझे बताइए एविडेंस के बारे में हम पता क्या है? एविडेंस इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय राइटर इन अराइवल कंक्लूजन व्हिच ओपिनियन इज बेस्ड, यानी रिपोर्ट में राइटर जो ओपिनियन लिखता है उस ओपिनियन तक पहुंचने के लिए जो भी एविडेंस, जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा वो एविडेंस। एविडेंस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? एप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी का मतलब क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। ये किन पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे? रिस्क पे, मटेरियलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्वालिटी, स्ट्रेंथ ऑफ। एग्जामिन की एक्सप्लेनेशन ही सिर्फ फैक्टर पूछेगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दी। फिर इसके बाद बताइए एप्रोप्रिएटनेस, क्वालिटी ऑफ एविडेंस। एप्रोप्रिएटनेस मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस व्हिच इज अफेक्टेड बाय रेलेवेंस, रिलायबिलिटी। बताइए कैसे पता चलेगा क्या एविडेंस रिलायबल है कि नहीं? उसका सोर्स, नेचर, सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है। ठीक है, बताइए कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लायबिलिटी ऑफ एविडेंस? एक्सटर्नल एविडेंस मोर लायबल देन ओरिजिनल एविडेंस, मोर लायबल देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मोर लायबल देन डायरेक्ट एविडेंस, मोर लायबल देन, और एविडेंस इज स्ट्रांग व्हेन कंट्रोल्स आर स्ट्रांग, एविडेंस इज लायबल व्हेन कंट्रोल्स आर स्ट्रांग। क्लियर हो गया? एग्जाम में वो आपसे सिर्फ ये स्टेटमेंट पूछेगा कम मार्क्स के साथ, एक्सप्लेनेशन नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होगी, लेकिन फिर भी एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर कभी ज्यादा मार्क्स का पूछे तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पूछता तो कम से कम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए एग्जांपल्स भी डिस्कस होना जरूरी है। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज का कंसेप्ट क्लियर। अब फ्यूचर के टॉपिक को सामने रखते हुए एक चीज समझा रहा हूं, इसको 2 मिनट में भी समझा सकता हूं, लेकिन नहीं 20 मिनट लगाऊंगा ताकि कंसेप्ट अच्छा बिल्ड हो। तैयार है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग की जरूरत। एप्रोप्रिएटनेस डिपेंड्स ऑन रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी पढ़ लिया। रेलेवेंस, रेलेवेंस क्या होता है? रेलेवेंस का मतलब है देयर शुड बी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड प्रोसीजर। देयर शुड बी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड प्रोसीजर। असर्शन है, असर्शन है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। क्या हमारा? एक हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। पहले मैं रेलेवेंस का मतलब आपको समझा दूं, फिर उसके बाद असर्शन और प्रोसीजर की तरफ आते हैं। मेरा है सुबह टैक्स का पेपर, सारी रात मैंने ऑडिट पढ़ पढ़ के 1 मिनट नहीं सोया। एविडेंस सफिशिएंट, 1 मिनट नहीं सोया, एविडेंस सफिशिएंट, पास हो जाऊंगा, मकसद पूरा होगा। क्यों? एविडेंस सफिशिएंट तो है। रेलेवेंट भाई, टैक्स का पेपर देने के लिए मकसद टैक्स का पेपर पास करना है, तो रेलेवेंट प्रोसीजर क्या है? टैक्स की बुक। इसी तरह आपका जो मकसद है और जो प्रोसीजर है उसमें लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए, वरना मकसद पूरा नहीं होगा। करना सीए है, ठीक है, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, सीजन, सारे इंस्टा, सारी चीजें। अब बताइए प्रोसीजर में और ऑब्जेक्टिव में लॉजिकल कनेक्शन है? तो इसी तरह हमने भी अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, अपने मकसद को सामने रखें। लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। किस किस में लॉजिकल कनेक्शन? असर्शन में और प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर समझ आ गया। असर्शन किसे कहते हैं? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अब जरा असर्शन को ध्यान से समझिएगा। आप में से कितने स्टूडेंट्स साइंस बैकग्राउंड के साथ हैं? सर कॉमर्स वाले नहीं आते इधर? चल कोई बात नहीं। अच्छा मैंने सिर्फ मैट्रिक में साइंस पढ़ी थी और पता नहीं क्या पढ़ी थी। हाँ
हाँ हाँ, मैंने इसका बाई कम किया था। हाँ। चलिए अच्छा आप सुने, उसमें एक कंसेप्ट होता था मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल और एटम होता था कोई, क्या फर्क होता था? अच्छा ग्रुप ऑफ एटम, हाँ ग्रुप ऑफ ये मॉलिक्यूल है ना, इसके अंदर एटम होते थे। हाँ एटम, ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल होता था भाई, इसे एग्री करते हैं इस डेफिनेशन? अच्छा ठीक है, एक एटम के अंदर भी कुछ चीजें होती थी। हाँ शाबाश, क्या होते थे? प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। बस ठीक है ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर हम मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो हमें सिर्फ मॉलिक्यूल लेवल पे ही काम करना चाहिए कि उसके नीचे एटम लेवल पे, और सिर्फ एटम लेवल पे काम करना चाहिए कि उसके नीचे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इसकी अंडरस्टैंडिंग। अब सुनिए, अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेरीफाई करनी है, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल यूनिट के तौर पे वेरीफाई होंगी, या ये जिन पार्ट से मिलके बनी है उन पार्ट्स को अलग-अलग वेरीफाई करना होगा? जैसे सेल्स को अलग करना होगा, जैसे परचेजेस को अलग करना होगा, जैसे डेटर्स को अलग करना होगा, वगैरह वगैरह। भाई इसे एग्री करते हैं? अच्छा अब अगर इवन आपने डेटर या सेल्स या परचेजेस को भी वेरीफाई करना है, तो इनको भी एक ही तरह से वेरीफाई नहीं कर सकते, इनके भी कुछ हिस्से करने पड़ेंगे। जैसे सेल्स में, छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, छोटे सेल्स में आपको वेरीफाई करना चाहते हैं ना, तो सेल्स में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये ओवरस्टेटेड तो नहीं है, और ये भी देखना पड़ेगा ये अंडरस्टेटेड तो नहीं है, और शायद आगे चल के कुछ एक दो चीजें और भी देखनी पड़े कि ये मिसक्लासिफाइड तो नहीं है, या चले उसको। भाई ये बात समझ आ रही है? जब हम बात करते हैं ना आइटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की, तो वो होता है ये वेरीफाई करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करना, ये आइटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तब तक मीट नहीं हो सकता जब तक हम ये और इसके अंदर भी ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसको ना मीट करें। प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, टीम होती है हमारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पार्टनर्स ने ओपिनियन देना है। पार्टनर क्या करता है, अपने टीम के हर बंदे को एक एक दो दो एरिया दे देता है, हर टीम वाला उस एरिया को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करता है। ये जो मैंने आपके सामने ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट लिखे हुए, और जब हम सेल्स को वेरीफाई कर रहे होते हैं ना, तो हम उसके इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को वेरीफाई करते हैं। जब ये सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वेरीफाई हो जाते हैं, मतलब सेल्स वेरीफाई, और जब ये सारे एरियाज वेरीफाई हो गए, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाइड, ऑडिट कंप्लीट। तो ये है हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। लेकिन इस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए मोस्ट बेसिक लेवल पे हमें ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीट करना पड़ते हैं। हमें ना सिर्फ ये देखना पड़ता है सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं, बल्कि ये भी देखना पड़ता है सेल्स अंडरस्टेटेड तो। यानी एक लफ्ज हमने बोलना ना कि सेल इज वेरीफाइड, इस लफ्ज तक पहुंचने के लिए हमें 5-6 चीजें चेक करना पड़ती हैं। सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं, सेल्स अंडरस्टेटेड तो नहीं, मिस क्लासिफाइड तो नहीं, ऊपर नीचे हुई हुई, ठीक है, और अगले साल की, इस साल की, अगले, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीजें। ये जो होता है ना हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल को तो हम कहते हैं ना रीजनेबल एश्योरेंस, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कहते हैं असर्शन। असर्शन यानी जब हमने किसी भी एक एरिया को वेरीफाई करना है ना, तो आपको उसकी डिफरेंट असर्शन में पहले क्लासिफाई करना पड़ेगा, फिर हर स्पेसिफिक असर्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा। जिस एरिया की भी सारी असर्शन वेरीफाई हो गई, वो एरिया वेरीफाई हो गया, और जब सारे एरिया वेरीफाई हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई। ये ओवरऑल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिंक समझ आया आपको? चलिए पहली चीज तो आपको ये समझानी, क्योंकि लफ्ज असर्शन स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम करता है। असर्शन के आगे चल के कहीं पे आया ना, तो जो मर्जी इंग्लिश लिखी हो वो आपने रटा लगा लेनी है। कंसेप्ट समझने के लिए असर्शन क्या होता है, आपने इस छोटे सा स्ट्रक्चर को ध्यान में ले आना कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हम हर एरिया को डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, और हर पार्ट को वेरीफाई करना मतलब वो असर्शन को वेरीफाई करना। जो हर पार्ट होता है वो असर्शन कहलाता है। जी सेल असर्शन नहीं है, सेल असर्शन नहीं है। सेल तो एक एटम है, इसके अंदर जो प्रोटॉन ये है, ये असर्शन है। सेल्स को हमने 6 हिस्सों में क्लासिफाई किया, वो 6 हिस्से असर्शन है।
मैं उन 6 हिस्सों के नाम नहीं बताना चाहता आपको, सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूं कि हर एरिया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एरिया सेल, परचेज, डेटर्स, क्रेडिटर, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लोन, अक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह, ये सारे एरियाज है। नहीं ये सारे एरियाज है, बस ये सारे एरियाज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये सारे एरियाज है। किसी भी एक एरिया को वेरीफाई करना है आपने, तो फर्दर उसको आपने 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, और जब हर हिस्से को डिवाइड करेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे, एरिया वेरीफाइड, जब सारे एरिया वेरीफाइड, ठीक है। यानी आपने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, तो मतलब एटम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर, जब सारे एटम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, मॉलिक्यूल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली। सिंपल। नहीं ये बात समझ आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अब सुनिए जरा, कहानी में ट्विस्ट तो भी आना है, बल्कि मेरा ख्याल है ये नेक्स्ट एपिसोड में भी बात चलेगी भाई। अच्छा असर्शन समझ आ गया आपको क्या, और प्रोसीजर। आप शुरू कर दिया, पूरा होगा नहीं, लेकिन ये टेम्पो भी बना हुआ है, कल फिर शुरू के 4-5 मिनट मुझे, ठीक है ऑडिट के लिए सवाल का वक्त हुआ। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं मजीद नहीं पढ़ा रहा जी। प्रोमो, हाँ प्रोमो, चलें ठीक है। सिर्फ भाई ने प्रोमो का है, सिर्फ जिसने नहीं देखना ना देखें। अच्छा चले, सिर्फ एक चीज, सिर्फ एक आंसर। आप में से कोई अकाउंटिंग पढ़ी है आपने? चले 2 क्वेश्चन 2 प्राइज के साथ। अकाउंटिंग में आपको ये बताया गया कि सेल्स की जो ट्रांजैक्शन होती है, इसका सिस्टम क्या होता है, यानी कैसे इनिशिएट होती है, कैसे प्रोसेस होती है, ये अकाउंटिंग में सिखाया। सेल का अकाउंटिंग साइकिल कह लें या डॉक्यूमेंट्स कह लें। कोई स्टूडेंट जो मुझे तरतीब से बता दे कि सेल्स की ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होती है और कैसे डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के रिकॉर्ड होती है, 50 रुपए इनाम। 1 मिनट पहले इनको सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वो परचेज ऑर्डर देते हैं सर, वो कोटेशन करनी है सर, कोटेशन के अंदर कोटेशन। मैं सेल्स पूछ रहा हूँ, परचेज नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक। हम अखबार में चाह देंगे हम ये चीज बेचते हैं, इतने रुपए में बेचते हैं, ठीक है आगे चले। उसके बाद सर वो फिर हमें ऑर्डर मिलेगा, हमें ऑर्डर मिलेगा, कस्टमर आएगा, सेल्स ऑर्डर मिल गया, शाबाश, सेल्स ऑर्डर बना दिया। इनवॉइस जनरेट करेंगे, वो 1 लगाएगा, वो कहेगा इनवॉइस किस चीज की दे रहे हो? अच्छा 60 डिस्पैच, हाँ तो ये कहे डिस्पैच का है ना, मैं क्या सीधी, तो ठीक है। ऑर्डर आया, ऑर्डर के बाद गुड्स को डिस्पैच किया और साथ ही सेल इनवॉइस भी भेज दी। इसके बाद हाँ शाबाश, उसके बाद सेल्स रिकॉर्ड कर देंगे। कहाँ पे? बुक्स में, बुक्स बोले तो बुक्स, जर्नल के लेजर, जर्नल में, शाबाश। और जर्नल के एक होता है रिकॉर्डिंग, एक होता है पोस्टिंग, लेजर में पोस्ट, शाबाश, फौरन दे भाई, फौरन दे। सेल्स की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होती है? सेल्स ऑर्डर, फिर गुड्स डिस्पैच, फिर सेल इनवॉइस, फिर रिकॉर्डिंग किसमें? जर्नल में, और जर्नल से फिर पोस्टिंग टी अकाउंट्स में, शाबाश। अब जो स्टूडेंट मुझे परचेज का सिस्टम समझाएगा, नहीं आप चले परचेज का सिस्टम जी। सबसे पहले जो चीजें हमने परचेज करनी है, हम इश्तेहार देंगे, हम कोटेशंस आएंगे, कोटेशंस मिली, हमने उसमें से एक बंदे के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ये चीजें सप्लाई करो। अच्छा जिसके साथ एग्रीमेंट किया और हमने उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? परचेज ऑर्डर, शाबाश। आगे चलें, परचेज ऑर्डर के बाद क्या होगा? सुन ले, परचेज ऑर्डर इशू हो गया, उसके बाद सप्लायर हमें चीजें भेजेगा, तो हम गुड्स रिसीव कर लेंगे। हाँ GRN, शाबाश। गुड रिसीट नोट बनाएंगे, गुड रिसीट नोट बनाएंगे, गुड रिसीव की, गुड रिसीट नोट बन गया। उसके बाद हाँ एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? एंट्री नहीं करेंगे। GRN के बाद एक इनवॉइस बनती है जिसका नाम क्या है? परचेज इनवॉइस, शाबाश। उसके बाद फिर परचेज इनवॉइस को रिकॉर्ड करना है कहाँ? जर्नल, जर्नल के बाद पोस्टिंग करने का, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, शाबाश। अच्छा अब मुझे बताइए, सिर्फ ये नहीं, ये है। अच्छा गुड्स डिस्पैच नोट, एंट्रीज इन टी अकाउंट। मुझे बताइए, ये है ऑप्शन ए,
सिचुएशन ए, ये सिचुएशन बी। सिचुएशन ए में कोई गड़बड़ है? सिचुएशन बी में कोई गड़बड़ है? ओवरस्टेट। पहला अंडरस्टेटमेंट, दोनों गलत। क्या हमें दोनों तरह की सिचुएशन पकड़नी चाहिए? आखिरी, अच्छा आप कहें तो अभी खत्म कर दूं लेक्चर, कहें तो वैसा। दो क्वेश्चन पूछूंगा, आपने ए और बी दोनों सिचुएशन को इंडिपेंडेंट रखना है। जी पहले भाई आप, गुड्स डिस्पैच नोट बनी है 10, सेल्स अकाउंट में एंट्री हुई है 8, ठीक है। आपका मकसद है उन दो ट्रांजैक्शंस को पकड़ना जो रिकॉर्ड नहीं हुई। आपका सोर्स, रेलिवेंट सोर्स क्या होगा? टी अकाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे और कोई नहीं बोलेगा कि गुड्स डिस्पैच नोट में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे। सर गुड डिस्पैच नोट में तो सही है, वो 10 रिकॉर्ड हो चुके, लेकिन टी अकाउंट्स में से देखेंगे कितना रिकॉर्ड हो चुका है। नहीं, गुड्स डिस्पैच नोट में 10 गुड डिस्पैच नोट है, 10 गुड डिस्पैच नोट है। ऐसे सवाल समझ नहीं पाए, सही फिर से सुने। गुड डिस्पैच नोट हुए 10, टी अकाउंट में एंट्रियां मौजूद हैं 8 की, 2 गुड डिस्पैच नोट रिकॉर्ड नहीं हुए। गलत हुआ ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है। हमने वो एज ऑडिटर वो 2 गुड डिस्पैच नोट ढूंढने हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए। हमारा रेलिवेंट सोर्स क्या होगा? जीडीएन या के टी अकाउंट। हमने जो सैंपल सेलेक्ट करना है वो जीडीएन में से सैंपल सेलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, कि टी अकाउंट में सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे जीडीएन में रिकॉर्ड हुआ। बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश, भाई को दीजिए। इसका मतलब है अगर हम अंडरस्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं तो हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से सैंपल उठाना चाहिए, फिर टी अकाउंट की तरफ आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। नहीं, कोई नया बंदा, वो भाई जो एंड पे है जो इस सवाल तो अच्छा पहले मुझे बताते जाए, जैसे जैसे सवाल पूछा वैसे वैसे बताते जाए। गुड डिस्पैच नोट बनी 10, टी अकाउंट, सेल्स के टी अकाउंट में एंट्रीज पड़ी हैं 12। अंडर स्टेटमेंट है कि ओवर स्टेटमेंट? शाबाश, यहां पे पहले मैं लिख तो भूल ना जाऊं, ओवर स्टेटमेंट। अब हमारा मकसद ये है, हमने वो 2 फेक ट्रांजैक्शंस ढूंढनी है जो कि टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुई हैं। बताइए हमारा रेलिवेंट एविडेंस क्या? 2 ऑप्शन बता रहा हूं, रेलिवेंट आपने सेलेक्ट करनी है। पहला प्रोसीजर, 2 प्रोसीजर बता रहा हूं। अब देखें मकसद क्या है, मकसद ओवर स्टेटमेंट है। 2 प्रोसीजर बता रहा हूं, एक रेलिवेंट है, एक नहीं बताना रेलिवेंट प्रोसीजर कौन सा है। पहला प्रोसीजर, जीडीएन में से सैंपल सेलेक्ट करूं और देखूं टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। दूसरा, टी अकाउंट में से सैंपल सेलेक्ट करूं और देखूं जीडीएन है कि नहीं, दूसरे वाला रेलिवेंट। तो अब समझ आया, अगर हमारा मकसद है पर्पस अंडरस्टेटमेंट, तो हमने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि बाकी एरियाज पे भी फिट बैठ जाए। कल को जीआरएन के सवाल पूछूंगा तो वो भी आपको अगर अंडरस्टेटमेंट देखना चाहते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में से सैंपल उठाना है। ओवर स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो टी अकाउंट यानी रिकॉर्डेड अमाउंट से सैंपल उठाएंगे, सपोर्टिंग की तरफ जाएंगे। तो जहन में रखिए, ये दोनों ट्रांजैक्शन दोनों सिचुएशन एक ही डोर के 2 सिरे हैं। जीडीएन से सैंपल उठा के टी अकाउंट में चेक करेंगे, अंडरस्टेटमेंट, और टी अकाउंट से सैंपल उठा के जीडीएन में। तो ये आपका प्रोसीजर है, ऐसे जाते हैं, और ये आपके असर्शन है। अब बताइए दोनों में लॉजिकल कनेक्शन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं ओवर स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं और जीडीएन में से सैंपल उठा, आपके सर ये रेलिवेंट थोड़ा ही है। और अगर मैं कहूं कि अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है, यानी जीडीएन, भाई समझ आया आपको? यानी अब मेन कंसेप्ट चले, यहां तक तो बात समझ आ गई कि लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए असर्शन में और प्रोसीजर में। और एग्जांपल हमने समझ ली कि ओवर स्टेटमेंट चेक करना, कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूं, ओवर स्टेटमेंट चेक करना चाह रहे हैं तो हमारा रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ और होगा। अंडर स्टेटमेंट चेक करना चाह रहे हैं तो हमारा रेलिवेंट प्रोसीजर कुछ। शाबाश। अगर ये किस सिचुएशन में टी अकाउंट से सपोर्टिंग की तरफ जाना है, किस में सपोर्टिंग से टी अकाउंट की, ये अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है कोई मसला नहीं है, ये आगे कई दफा रिवीजन करेंगे हम इसके, ठीक है।
ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट यही था जो मैंने समझा दिया। बाकी इंशाल्लाह तीनों जो है ये इजी है, बाकी के इजी हैं। सबसे अहम और सबसे मुश्किल यही होता है स्टूडेंट के लिए। अगर ये नाम तो दें भाई, चले ना जाए। वो तो नहीं बताया, उसने बताया। हाँ जी बताया जी। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने घर जाके बाकी सारा याद करें और कोशिश कर लें। ये खास तौर पे ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो टेस्टिंग ऑफ ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट, लेक्चर का ये वाला हिस्सा है ना, इसको 2 दफा सुन लें, इसको 2 दफा, ये बहुत काम आएगा, बहुत फायदा देगा इंशाल्लाह। चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।